कैलाश शर्मा अब खुद पर काबू पा चुका था, लेकिन कभी कभार आंखों में खौफ की परछाइयां लहरा उठती थी। देवराज चौहान का ध्यान आते ही उसके पास जगदीश शर्मा और शीतल खन्ना बैठी थी। शीतल खन्ना के मस्तिष्क पर नशा हावी नहीं था, परंतु उसकी आंखों से स्पष्ट लग रहा था कि कुछ देर पहले ठीक ठाक पी है। कैलाश शर्मा अभी अभी सब कुछ बताकर हटा था कि उसके साथ क्या हुआ। वो अपना नाम सुरेंद्र पाल बता रहा था। कैलाश शर्मा ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। बहुत खतरनाक वो इंसान है वो। लोगों को पहचानने की समझ है मुझ में। उसकी आंखों में दरिंदगी थी। वो उन इंसानों में से है जो अपने इरादों को पूरा करना जानते हैं। मैं उससे इतना घबरा गया था कि उसने मुझ पर रिवॉल्वर तान रखी थी और मैं फिर भी भाग निकला, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई, जबकि गोली चलाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। जगदीश लाल और शीतल खन्ना की आंखें मिली। कैलाश शर्मा गहरी गहरी सांसें लेने लगा। शीतल, जगदीश लाल ने उसे देखा। सुरेंद्र पाल कैलाश शर्मा को तुम्हारे पास देख चुका है, मतलब कि वो अब तुम पर शक करेगा, फिर तुम्हारे पास आएगा। शीतल खन्ना मुस्कुराई। इसकी तुम फिक्र मत करो। मर्दों को लाइन पर लाना मेरे लिए मामूली बात है। वो बहुत खतरनाक है। कैलाश शर्मा जल्दी से कह उठा। खतरनाक मर्द को संभालने में ज्यादा मजा आता है, वो कड़वे स्वर में कह उठी। कैलाश शर्मा बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया। सुरेंद्र पाल को अब तुमने संभालना है, जगदीश लाल ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। समझो संभल गया। जगदीश लाल ने सिगरेट सुलगाई। अब क्या करोगे? कैलाश शर्मा ने उससे पूछा। इस सवाल के जवाब इस सवाल पर जगदीश लाल के चेहरे पर बेचैनी झलकी। करना क्या है? उसने उखड़े स्वर में कहा। उसे सारा मामला बताना पड़ेगा। ये सब सुनकर वो गुस्से से भर जाएगा। कैलाश शर्मा के होंठों से निकला। तो फिर इसको आगे कर देते हैं। जगदीश लाल ने कड़वी निगाहों से शीतल खन्ना को देखा। खतरनाक मर्दों को तो ये आसानी से संभाल लेती है। शीतल खन्ना ने तीखी निगाहों से जगदीश लाल को देखा। मैंने खतरनाक मर्दों के बारे में कहा था, शीतल खन्ना धीमे स्वर में बोली। खतरनाक कुत्तों के लिए नहीं बोला था। दो पल के लिए वहां खामोशी छा गई। तुम लोग जाओ, कल मिलेंगे, आखिरकार जगदीश लाल ने कहा। वो जाने लगे तो जगदीश लाल कड़वे स्वर में बोला। अपने अपने घर, अपने अपने घर जाना है। कहीं दोनों एक साथ फालतू मत बोला करो। कैलाश शर्मा ने तीखे स्वर में कहा। जब वो सुरेंद्र पाल तुम्हारे पास पहुंचे तो उसे संभाल लेना, गड़बड़ ना हो। जगदीश ने शीतल से कहा। उसे आने तो दो, शीतल खन्ना ने जहरीले स्वर में कहा। आज तो वो बचकर चला गया। अब आया तो शराब और शबाब दोनों जाम पीकर बोलेगा कि धनराज कहाँ है। शीतल खन्ना और कैलाश शर्मा के जाने के बाद जगदीश लाल काफी देर तक बेचैनी से वहीं टहलता रहा। फिर फैसला करने वाले अंदाज में रिसीवर उठाया और नंबर पुश करने लगा। लाइन मिली। बात हुई। हेलो। सख्त सी आवाज उसके कानों में पड़ी। लाल साहब से बात कराओ, जगदीश लाल ने कहा। क्या? मैंने कहा है काले लाल साहब से मेरी बात कराओ। कौन है तू? जगदीश लाल। ये वक्त है फोन करने का? बात करा। जगदीश लाल गुर्राया। उल्लू का पट्टा। कुछ देर बाद उसके बाद कुछ पलों की खामोशी के पश्चात बहुत शांत और ठंडा स्वर कानों में पड़ा। जगदीश लाल। नमस्कार लाल साहब, जगदीश लाल ने जल्दी से कहा। बेवक्त फोन करने का अफसोस है। काम की बात करो।
धनराज का पता चला? नहीं, मैं उस लड़की का पता चला जिसका अपहरण धनराज ने किया था? नहीं, मैं शट अप। मैं इन दोनों बातों के अलावा तीसरी कोई बात नहीं सुनना चाहता। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इन्हीं बातों से वास्ता रखती है। क्या? कुछ घंटे पहले शीतल के घर पर सुरेंद्र पाल नाम का एक व्यक्ति पहुंचा। मैं और कैलाश वहीं पर थे। इसके साथ ही जगदीश लाल ने देवराज चौहान से वास्ता रखती सारी बात बता दी। जवाब में लाल की गुर्राहट से भरी आवाज कानों में पड़ी। तुम लोग एक आदमी पर काबू नहीं पा सके? वो बहुत खतरनाक। बकवास मत करो। लाल का भिजा हुआ स्वर कानों में पड़ा। मैं अपनी पसंद का काम हुआ देखना चाहता हूं। वो खतरनाक है तो तुम क्या कम हो? मैंने 4 लाख रुपया तुम लोगों को दिया है और बदले में तुम लोगों ने अभी तक 4 रुपए का काम करके भी मुझे नहीं दिखाया। वक्त बिताने की कोशिश मत करो। काम करके दिखाओ, वरना मैं तुम लोगों का बुरा हाल करके रख दूंगा। जगदीश लाल के होंठ भिज गए। जवाब दो। जी मैं सुन रहा हूं। कानों से कम और दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करो। मुझे धनराज चाहिए। वो लड़की चाहिए जिसका अपहरण करके धनराज ने अपने कब्जे में कर रखा है। और उन दोनों के बारे में, जैसा कि तुमने बताया, सुरेंद्र पाल जानता है। खासतौर से वो लड़की तो उसके कब्जे में है। तो सुरेंद्र पाल को ढूंढो। उस लड़की को किसी भी कीमत पर हासिल करके मुझ तक पहुंचाओ। मुझे रिपोर्ट देने की अपेक्षा काम करके दिखाओ। काले लाल का सख्त स्वर कानों में पड़ा। मैं लाखों और लगा दूंगा लेकिन मेरा काम हर कीमत में पूरा हो। ऐसा ही होगा। मैं उस सुरेंद्र पाल की तलाश जल्दी। वो लड़की और धनराज मुझे जल्दी चाहिए, वरना। इसके साथ ही दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। जगदीश लाल ने होंठ भींचे रिसीवर रखा। चेहरे पर सोच के भाव थे। वो शीतल खन्ना और कैलाश शर्मा से बात करना चाहता था, सुरेंद्र पाल के बारे में। परंतु वह जानता था कि वो दोनों अभी रास्ते में होंगे, अपने घरों में नहीं पहुंचे होंगे। अगला दृश्य। रात देवराज चौहान जब बंगले पर पहुंचा तो आधी रात से ज्यादा का वक्त हो रहा था। जगमोहन सोया पड़ा था। उनकी मुलाकात अगले दिन हुई, सुबह। रात की कोई नई खबर? जगमोहन ने पूछा। नहीं। मतलब कि धनराज का कोई पता नहीं? नहीं। देवराज चौहान ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। धनराज जहां जहां भी मिल सकता था या उसकी खबर मिल सकती थी, सब जगह चक्कर लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धनराज इस तरह गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो जाना मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो गंगाराम मुल्तानी की बेटी को उठाकर कहाँ गायब हो सकता है? उसे तो फोन करके या किसी को भेजकर गंगाराम से फिरौती की मांग करनी चाहिए, लेकिन ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। देवराज चौहान ने होंठ सिकोड़कर सिर हिलाया। यही तो मैं भी नहीं समझ रहा। देवराज चौहान ने कहा। वो तो खुद बेचैन होगा कि गंगाराम से करोड़ों की मोटी रकम ले और उसकी लड़की उसके हवाले करे। धनराज जैसे लोग लड़की के फेर में तो पड़ने से रहे। उसे तो दौलत से मतलब होगा। वो शीतल खन्ना शक के दायरे में आ रही है, एकाएक देवराज चौहान बोला। जगमोहन ने उसे देखा। वो उसकी खास चाहने वाली है और वो भी नहीं जानती कि धनराज का है। उसके पास धनराज की कोई खबर नहीं है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन वो खुद बेसब्री से धनराज को तलाश कर रही है। उससे ज्यादा उसे बेसब्री उस लड़की की है जिसका धनराज ने अपहरण किया है। और इस काम में गलत लोग उसकी सहायता कर रहे हैं। स्पष्ट है कि वह धनराज के खिलाफ ही चल रही है। इसका मुंह खुलवाया जाए। आज सब सवालों का नहीं, ये डायलॉग जगमोहन का होगा शायद। प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसका मुंह खुलवाया जाए।
आज सब सवालों का जवाब देगी। देवराज चौहान के शब्दों में सख्ती आ गई। उसके पीछे कोई बेहद खतरनाक इंसान है जिससे वो लोग डरते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ। नहीं। तुम धनराज का तलाश करने की कोशिश करोगे उससे कोई कोशिश करोगे उसकी कोई खबर मिले। ठीक है। गंगाराम मुल्तानी से बात की? जगमोहन ने पूछा। नहीं। उसे फोन तो कर लो। वो अपनी बेटी के अपहरण और तुम्हारी कोई खबर न मिलने से पागल हो रहा होगा। आज फोन करूंगा। पहले शीतल खन्ना से मुलाकात कर लूं। अगला दृश्य। देवराज चौहान जब शीतल खन्ना के मकान पर पहुंचा तो दिन के 10 बज रहे थे। वो नहा धोकर इस तरह तैयार बैठी थी जैसे आने वाले को अपनी खूबसूरती में कैद करना हो। जगदीश लाल का रात कोई फोन आ गया था। उसने बता दिया था कि लाल से क्या बात हुई। वो समझ चुकी थी कि अगर कुछ किया न गया तो लाल उन्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो उससे मेहनताने के तौर पर लाखों रुपया ले चुके थे। ऐसे में जगदीश लाल ने उसे समझाया कि जैसे भी हो सुरेंद्र पाल को कब्जे में करके लाल के सामने पेश करना है, ताकि लाल को लगे कि हम कुछ कर रहे हैं। और वो उसके आने का ही इंतजार कर रही थी। देवराज चांद को देखते ही वो तीर चलाने वाले अंदाज में मुस्कुराई। ये जुदा बात रही कि देवराज चांद पर कोई असर नहीं हुआ। उसने पूरा दरवाजा खोल दिया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरा? देवराज चांद ने उसकी आंखों में झांका। पहले भीतर तो आ जाओ। वो पीछे हटती हुई बोली। देवराज चांद भीतर आया। और कोई है भीतर? हाँ। कौन? तुम। शीतल खिलखिलाकर हंसी। देवराज चांद ने उसे घूरा और आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। क्या पेश करूं? सामने बैठ जाओ, तुमसे बात करनी है। देवराज चांद ने उसे घूरा। लेकिन पहले मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहती हूँ। क्या? धनराज का पता मिल गया? आज सुबह ही उसका फोन आया था। वो भी इस बात को लेकर परेशान था कि वो लड़की तुम्हारे पास है और उसे तुम्हारे पास आने का वक्त नहीं मिल रहा। मैंने उसे बताया कि तुमने मेरे पास आना है तो उसने कहा जब भी तुम आओ उसे खबर कर दूं। देवराज चांद उसकी बात पर मन ही मन मुस्कुराया। कहाँ है वो? पता तो मुझे भी मालूम नहीं। उसने फोन नंबर दिया था कि तुम्हारे आने पर यह खबर दे दूं कि उसे मैसेज मिल जाएगा और वो यहाँ आ जाएगा। करूं फोन धनराज को? वो मुस्कुराई। करो। शीतल खन्ना फोन की तरफ बढ़ गई। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। वो समझ चुका था कि वो उसे फंसाने की तैयारी में है और इस वक्त अपने साथियों को फोन कर रही है। लाइन मिलते ही वो बोली। हेलो। धनराज के लिए मैसेज देना है। क्या? दूसरी तरफ जगदीश लाल था। शीतल, तुम क्या बात कर रही हो? हाँ, धनराज से कह देना कि सुरेंद्र पाल आया हुआ है, वो फौरन पहुंच जाए। ओह, समझा। जगदीश लाल की आवाज आई। चिंता मत करो, उसे अटका कर रखो, मैं इंतजाम करता हूँ। रिसीवर रखकर शीतल खन्ना ने तीर चलाने वाले अंदाज में पुनः उसे देखा। कर दिया फोन अपने यारों को? क्या? वो चौंकी। अब मैं तुम्हें बता दूं कि मैं धनराज को जानता तक नहीं, उसे कभी देखा नहीं। कल मैंने तुम्हें जो भी कहा वो सिरे से गलत था। वो इसलिए कहा कि मैं जान सकूं कि धनराज कहाँ है। देवराज चांद एक एक शब्द चबाकर कह रहा था। मेरे पास वो लड़की नहीं है जिसका धनराज ने अपहरण किया था। तुमने समझा वो मेरे पास है तो मेरा पता ठिकाना जानने के लिए कैलाश शर्मा को मेरे पीछे लगा दिया। अब आया तो तुमने अपने साथियों को फोन पर बुलावा भेज दिया। शीतल खन्ना की आंखें फैल गई। तुम्हारे पास लड़की नहीं है? के होंठों से निकला। नहीं। देवराज चौहान का चेहरा सपाट था।
तो तुम धनराज को नहीं जानते? नहीं, मैं तो खुद धनराज को ढूंढ रहा हूं। शीतल खन्ना देखती रही देवराज चौहान को। तो कौन हो तुम? सुरेंद्र पाल। क्या चाहते हो? मैं जानता हूं कि तुम लोगों को नहीं मालूम कि धनराज कहाँ है, जबकि कल रात मैं यहाँ धनराज का पता मालूम करने ही आया था। तुम लोग धोखे में मेरे पीछे पड़ गए। देवराज चौहान ने कश लेते हुए शांत स्वर में कहा। नजरें उसके बदरंग चेहरे पर थी। लेकिन अब यह मामला तो पीछे रह गया। धनराज की तलाश मुझे कहीं और से ही करनी होगी। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास बताने लायक कुछ है? क्या है? शीतल खन्ना के होठों से निकला। तुम्हारे बारे में मालूम करके ही मैं यहाँ आया था। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। मालूम हुआ था कि तुम सिर्फ धनराज की हो। उसने ये मकान तुम्हें किराए पर लेकर दे रखा है। तुम्हारे खर्चे उठाने के साथ साथ तुम्हारे नखरे भी उठाता है, और तुम पूरी तरह उसकी सेवा करती हो। वो देवराज चौहान को देखे जा रही थी। लेकिन मैंने जो देखा वो मिली खबर से उल्टा रहा। मेरे ख्याल में तुम किसी और के साथ मिलकर धनराज की ही जड़ें काट रही हो, जो तुम्हें पानी पिलाता रहा। बोलो, मामला क्या है? मैं क्या कर रही हूं और क्या नहीं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। दूसरों की बात से मुझे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन ये बात धनराज से वास्ता रखती है, और धनराज की मुझे तलाश है। ऐसे में धनराज से वास्ता रखती कोई भी बात मेरे काम की हो सकती है। इसलिए पूछा है कि तुम किस चक्कर में हो। धनराज का डंडा धनराज के सिर पर ही क्यों बजा रही हो? शीतल खन्ना ने दांत भींच लिए। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। सवाल पूछा है तो जवाब लेकर ही जाऊंगा। देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। बेहतरी इसी में है कि यहां से फौरन चले जाओ। मेरे साथी आ रहे हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं बात बढ़ाना नहीं चाहती। चले जाओ। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दे दो, चला जाऊंगा। नहीं। नहीं। ठीक है, बैठे रहो। वो गुर्राई। मेरे साथी आ गए तो फिर तुम बचने वाले नहीं। देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकाली। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें रिवॉल्वर दिखा रहा हूं कि तुम डर कर मेरी बात का जवाब दे दो। देवराज चौहान का स्वर शांत था। मैं डरने वाली नहीं। यहाँ गोली चलाने का मतलब है शोर होना, तुम्हारा पकड़े जाना। देवराज चौहान ने कमीज में हाथ डालकर छोटा सा साइलेंसर निकाला और उसे नाल पर चढ़ा दिया। फिर शांत निगाहों से उसे देखा, जो चेहरे पर उलझन लिए उसे देख रही थी। तुम शायद साइलेंसर को नहीं पहचानती। अब रिवॉल्वर पर साइलेंसर लग चुका है। गोली चलने पर खांसी जितनी भी आवाज नहीं होगी। तुम्हें मारकर मैं आसानी से यहां से साफ निकल जाऊंगा। शीतल खन्ना का चेहरा पीला सा हुआ, लेकिन वो हिम्मत करके बोली, तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते। उसी पल देवराज चौहान की तर्जनी उंगली हिली। ट्रिगर दबा और बेआवाज गोली निकली, जो शीतल खन्ना के सिर के करीब से गर्म हवा देती हुई दीवार में जा धंसी। शीतल खन्ना के होंठों से दबी दबी चीख निकली और वह लड़खड़ा कर 2-3 कदम पीछे हो गई। उसके साथ ही उसके चेहरे पर खौफ उभर आया था। मैं तुम पर रिवॉल्वर की सारी गोलियां चला सकता हूं। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मेरा निशाना तुम देख ही चुकी हो। अगर मैं चाहता तो ये गोली तुम्हारे सिर में लग सकती थी। शीतल खन्ना का शरीर भय से कांपा। बताओ, तुम किस चक्कर में हो? बताती हूँ, वो जल्दी से सूखे स्वर में बोली। गोली मत चलाना। देवराज चौहान उसे देखता रहा। दरअसल धनराज अपहरण करके मोटी मोटी रकमें कमा रहा था, बड़ी बड़ी फिरौतियां लेता था। मेरे मन में लालच आ बैठा कि धनराज की तरह मैं भी कहीं से मोटी रकम मार लूं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। रुको मत।
वो जल्दी से घबराए स्वर में फिर कह उठी, धनराज कभी कभार मुझे बातों बातों में बता देता था कि वो क्या करने जा रहा है। उसने बताया कि शहर के अरबपति सेठ गंगाराम मुल्तानी की बेटी सोनिया का अपहरण करने जा रहा है। उसने ही बताया कि वो अपनी बेटी को बहुत चाहता है, इसलिए अपनी बेटी को पाने के लिए वो 15-20 करोड़ दे देगा। उसने मुझसे वायदा किया कि काम पूरा हो जाने के बाद वो मुझे नई कार देगा। धनराज के मुंह से मैंने सारी योजना निकलवा ली कि सोनिया के अपहरण को लेकर वो क्या क्या करने जा रहा है। उसे रुकता पाकर देवराज चांद फिर बोला, रुको मत। सब कुछ जानने के बाद मैंने अपनी पुरानी पहचान वाले जगदीश लाल से संबंध बनाया। जगदीश लाल किसी गैंग को अच्छी तरह जानता था। मैंने जगदीश लाल को तैयार किया कि धनराज जब सोनिया का अपहरण कर लेगा तो वो अपने आदमियों की सहायता से धनराज से सोनिया को छीन ले और उसके बाप से सौदा करके करोड़ों रुपए फिरौती में ले ले, जो कि हम आधे आधे कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने उसे धनराज की योजना बता दी और कि कब और कहाँ सोनिया का अपहरण करने जा रहा है। देवराज चौहान के चेहरे पर कड़वे भाव उभरे। मानना पड़ेगा कि तुम कमीनगी की हद से भी गिरी हुई हो। देवराज चौहान ने नफरत भरे स्वर में कहा, वो तेरे को पाल रहा था, तेरा रख रखाव कर रहा था, तेरे को नई कार लेकर देने वाला था, और इन सब के बदले तूने उसे बता दिया। धोखेबाजी की मुसीबत का सामान इकट्ठा किया। आगे बोल। जगदीश शीतल खन्ना का चेहरा पीला पड़ चुका था। जगदीश लाल के संबंध लाल नाम के खतरनाक गैंगस्टर से हैं। उसने लाल को अपनी योजना में शामिल कर लिया और जब धनराज ने सोनिया का अपहरण कामयाबी से कर लिया तो जगदीश लाल अपने आदमियों के साथ उसके पीछे पड़ गया। राज को इसलिए भागना पड़ा कि उसके पास सोनिया थी, वरना वो भागने वालों में से नहीं है। 2 बार जगदीश लाल के हाथ आते आते बचा वो। अंत में वो निकल ही गया। उसके बाद वो कहीं नहीं मिला। उसकी कोई खबर नहीं मिली। सोनिया के बाप से फिरौती भी नहीं मांगी गई और ना ही सोनिया वापस आई। ऐसे में हम अभी भी सोनिया की तलाश कर रहे हैं कि वो कहीं तो होगी। हमें मिल जाए तो। चेहरे पर नफरत समेटे देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। दिल तो नहीं चाहता कि तुम जैसी औरत को जिंदा छोड़ा जाए, लेकिन तेरी जान लेने का मेरा कोई हक नहीं है। नहीं, लेकिन तेरी जान लेने का मेरा कोई हक भी नहीं है, क्योंकि तूने धनराज की पीठ में छेद किया है, मेरी नहीं। मौत के भय से शीतल खन्ना का चेहरा पीला पड़ चुका था। होंठ भींचे देवराज चौहान उठा, रिवॉल्वर जेब में डाली और आगे बढ़ता हुआ खुले दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। सामने ही कार खड़ी थी। वो कार में बैठा और स्टार्ट करते हुए कार आगे बढ़ा दी। देवराज चौहान ये न देख सका कि जगदीश लाल दरवाजे के पास ही खड़ा भीतर की बातें सुन रहा था। उसके 6 आदमी कुछ फासले पर छिपे हुए थे। जगदीश लाल का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। देवराज चौहान जब कार से चला गया तो उसने जेब में हाथ डाला और खुले दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गया। भय से जड़ खड़ी शीतल खन्ना उसे देखते ही कह उठी, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो वाकई अच्छा हुआ हरामजादी कि मैं वक्त पर आ गया। अपने कानों से अच्छी तरह सुन लिया कि तू मेरी कितनी सगी है। जगदीश लाल दांत भींच कर कह उठा, मैंने क्या किया है? और करने को क्या रहा? सारी चिट्ठी पोल खोल दी उसके सामने। तो और करती भी क्या? वो मुझे गोली नहीं मारता वो तेरे को गोली। कम से कम पागल नहीं है वो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने खफा क्यों हो। उसे बता भी दिया तो। वो तेरा बाप धनराज, जिसकी पीठ पर छुरा घोंपा हमने, उसका डर नहीं रहा तेरे को? सुरेंद्र पाल ने उसे ढूंढ लिया, उसे ये सब बता दिया, तो धनराज हमें छोड़ेगा क्या? उसे मालूम भी न पड़ता कि किसने उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन तूने सब कुछ खोल कर रख दिया। वो ठीक कह गया कि तू कमीनगी की हद से भी ज्यादा कमीनी है। तू तो मरेगी ही, मुझे भी ले डूबेगी। मैं ये जगह छोड़ देती हूँ, फिर धनराज मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। शीतल जल्दी से बोली,
लेकिन अब वो मुझे तो ढूंढ लेगा। कड़वे स्वर में कहते हुए जगदीश लाल ने जेब से हाथ निकाला तो उसमें रिवॉल्वर दबी हुई थी। मैं भी अब क्या करूं? उसे मेरा नाम बताकर तूने बहुत गलत किया है। शीतल खन्ना की आंखें फैल गई। ये क्या कर रहे हो जगदीश? तुझे गोली मारने जा रहा हूं। की आंखों में दहशत उभरी, शरीर जोरों से कांपा। नहीं, तुम मुझे नहीं मार। तभी कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ। गोली शीतल खन्ना की छाती में जा धंसी। उसके शरीर को जोरों का झटका लगा और वो उछलकर पीछे जा गिरी। साली, फुल पीटती फिर रही थी। दांत भींचकर कहने के साथ ही जगदीश लाल ने रिवॉल्वर जेब में डाली और पलटकर बाहर निकलता चला गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान के मस्तिष्क को कुछ राहत मिली थी कि शीतल खन्ना की बातें सुनकर कि शीतल खन्ना या उस लाल को धनराज की कोई खबर नहीं थी। उन्हें भी धनराज की तलाश थी। धनराज ने जब सोनिया का अपहरण किया तो उसके साथ क्या हुआ ये मालूम हो चुका था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता था कि धनराज कहाँ गया। उसने सोनिया का अपहरण किया तो सोनिया कहाँ गई? फिरौतीबाज धनराज ने सोनिया का अपहरण किया तो बदले में उसे सोनिया के पिता गंगाराम मुल्तानी से फिरौती के तौर पर भारी रकम मांगनी चाहिए थी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। धनराज ने फिरौती नहीं मांगी और सोनिया भी वापस नहीं आई। क्यों? कहीं सोनिया के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? जिंदा भी है या नहीं? ऐसा तो नहीं कि सोनिया को कुछ हो गया हो और फंसने के डर से धनराज कहीं खिसक गया हो? देवराज चौहान के मस्तिष्क ऐसे ही सवालों में उलझा रहा। हो सकता है धनराज का फोन गंगाराम मुल्तानी को आया हो। उसने सोनिया को छोड़ने के बदले में रकम की डिमांड कर दी हो। 2 दिन से गंगाराम मुल्तानी से बात नहीं हो सकी थी, पहले उससे बात करना जरूरी था। देवराज चौहान ने मुनासिब जगह मिलने पर कार रोकी और उतरकर सामने नजर आ रहे फोन बूथ की तरफ बढ़ गया। कुछ ही पलों में गंगाराम मुल्तानी से बात हुई। मेरी बेटी मिली कि नहीं? देवराज चौहान की आवाज पहचानते ही गंगाराम मुल्तानी की चीखने जैसी आवाज आई। धनराज को तलाश कर रहा हूं। वो मिला तो उसकी खा जाने वाली आवाज आई। यही कहते रहना, चाहे तब तक मेरी बेटी के साथ कुछ भी हो जाए, वो मर जाए या फिर। देवराज चौहान उसकी हालत को समझ रहा था, इसलिए कोई सख्त बात नहीं करना चाहता था। अगर वानखेड़े बीच में ना होता तो इतनी बात भी उसने नहीं सुननी थी। तुम्हारी बेटी को लेकर धनराज कहीं अंडरग्राउंड हो गया है, देवराज चौहान ने समझाने वाले अंदाज में कहा। मुझे नहीं मालूम वजह क्या है, लेकिन वह सामने नहीं आ रहा है। तुम्हें इसका कोई फोन आया? फोन आया होता तो मैंने सब मामला निपटा लेना था। जो भी 5-10 करोड़ मांगता उसके मुंह पर मारता। वो फोन तो करे। गंगाराम मुल्तानी तीखे स्वर में कह उठा। लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम खामखाई धनराज को बीच में घसीट रहे हो। सब तुम्हारा ही किया धरा है। मान क्यों नहीं लेते? मैं उस इंस्पेक्टर को कुछ नहीं बताऊंगा। बोलो, मेरी बेटी को वापस करने के बदले में तुम्हें कितनी रकम चाहिए? गंगाराम मुल्तानी अभी तक उन्हीं सोचों में उलझा हुआ था। देवराज चौहान ने सख्त बात कहने के लिए मुंह खोला कि चुप हो गया। हेलो, मेरी बात सुन रहे हो? मैं। गंगाराम मुल्तानी की तेज आवाज देवराज चौहान के कानों में पड़ी। सुन रहा हूं, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। मैं उस इंस्पेक्टर के कारण ही चुप हूं, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ देता। अब तुमसे तभी मिलूंगा जब तुम्हारी बेटी तलाश कर लूंगा। राती के लिए धनराज का फोन आ जाए तो सौदेबाजी कर लेना, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम। देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। बूथ से निकलकर देवराज चौहान 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि तभी पास से गुजरते व्यक्ति से जोरदार टक्कर हुई। दोनों के कंधे जोरों से टकराए। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। फौरन ही उसे एहसास हो गया कि यह टक्कर लगी नहीं है, जानबूझकर मारी गई है। देवराज चौहान तुरंत पलटा। उसे देखा जिसने टक्कर मारी। वो भी रुककर पलट चुका था।
वो 42-45 वर्ष बरस का व्यक्ति था। शेव के सफेद काले बाल बढ़े हुए थे। सिर पर पी कैप पड़ी थी। काले रंग की पैंट और चेक का पुराना कोट पहन रखा था, जो कि फटने को आ रहा था। कलाइयों के पास से कोट की बाह को फटी सी हो रही थी। कोट की जेब की सिलाई भी उधड़ चुकी थी, जिसे कि दोबारा हाथ से सिला गया स्पष्ट नजर आ रहा था। पाँव में पड़े जूतों को देखकर ऐसा लगता था कि शायद ही उन्हें कभी पॉलिश किया गया हो। देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से उसे देखा। जवाब में वो दांत फाड़कर मुस्कुराया। जेब में हाथ डालकर बंडल निकाला और उसमें से बीड़ी निकालकर होंठों में फंसाई और जेबों को टटोलकर वैसे ही माचिस तलाश करने लगा। देवराज चौहान के होंठों पर शांत मुस्कान उभरी। जेब से माचिस निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने माचिस लेकर बीड़ी सुलगाई और वापस बढ़ा दी। तुमने टक्कर क्यों मारी? देवराज चौहान ने माचिस जेब में वापस डालते हुए कहा। माचिस चाहिए थी, मिल गई। उसने देवराज चौहान की आंखों में झांका। देवराज चौहान ने एक बार फिर उसे सिर से पांव तक गौर से देखा। तुम कहते हो तो मान लेता हूं, देवराज चौहान ने कहा, लेकिन बात कुछ और है। जेबें चेक कर लो, कहीं मैंने पर्स न मार लिया हो, वो उसी लहजे में बोला। मेरा पर्स मेरी जेब में मौजूद है। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। अगर जरूरत है तो कह दो, नोट भी दे देता हूं। मैं दान खाते में कुछ नहीं लेता। उसका लहजा चुप्पी भरा था। धनराज नहीं मिला? देवराज चौहान चौंका। दोनों की निगाहें मिली। नहीं मिला। देवराज चौहान मन ही मन सतर्क हुआ। मिलेगा भी नहीं। वो लड़की मिली? नहीं, वो भी नहीं मिलेगी। उसने इंकार में सिर हिलाया। तुम शुरू से ही अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। गलत लोगों में धनराज की तलाश कर रहे हो। उन्हें तो खुद धनराज की लड़की की जरूरत है। वो भला तुम्हें क्यों बताएंगे कि वो दोनों कहाँ हैं? देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी। मतलब कि तुम बताओगे कि धनराज या फिर वो लड़की कहाँ है? ये मैंने कब कहा? जो कह रहे हो उसका मतलब तो यही निकलता है। मतलब की बात छोड़ो, मेरी बात के मतलब तो बहुत निकलते हैं। उसने लापरवाही से कहा। देवराज चांद मुस्कुराया। कौन हो तुम? जवाब में उसने पहले सिर पर रखी कैप को ठीक किया, फिर बोला, दलेर सिंह नाम है मेरा। और जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है। देवराज चौहान महसूस कर रहा था कि वो कोई खास बात करना चाहता है, लेकिन उस असल बात की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसने आसपास निगाह मारी। लोग आ जा रहे थे, परंतु ऐसा कोई भी नजर न आया जिसके दिलेर सिंह का साथी होने का आभास मिलता। मतलब कि वो अकेला है। सुरेंद्र पाल नाम है तुम्हारा? हाँ। देवराज चौहान ने हौले से सहमति भरे अंदाज में सिर हिलाया। क्या करते हो? कुछ नहीं। बेहतर होगा कहीं बैठकर चाय। देवराज चौहान ने कहना चाहा। शुक्रिया, दलेर सिंह ने लठ मारने वाले अंदाज में कहा। चाय, कॉफी, जूस, विस्की, मैंने सब कुछ पी रखा है। ऐसी कोई चीज नहीं जो अब तुम मुझे पिला सको। देवराज चौहान पुनः मुस्कुराया। धनराज की बहुत जरूरत है तुम्हें? हाँ। देवराज चौहान की निगाह एकटक उसके चेहरे पर जा टिकी। दोगे क्या? क्या लोगे? नोट। क्यों? अगर मैं तुम्हें धनराज तक पहुंचा दूं तो दोगे क्या? दलेर सिंह ने बोला। तुम्हें मालूम है धनराज कहाँ है? देवराज चौहान का दिमाग तेजी से चल रहा था। तेरे में अकल नहीं है क्या? दलेर सिंह उखड़े स्वर में बोला। सौदेबाजी तभी की जाती है जब चीज अपनी हद में हो। अब तेरी कलाई पर बंधी घड़ी का सौदा मैं कैसे कर सकता हूँ?
धनराज को मेरे हवाले करोगे या उसका पता बताओगे? ना तो उसका पता बताऊंगा और ना ही उसे तुम्हारे हवाले करूंगा, दलेर सिंह ने कोट की फटी जेब को ठीक करते हुए कहा। लेकिन धनराज तक पहुंचा दूंगा। क्या कीमत चाहते हो? तुम बोलो। 50,000? 50,000? दलेर सिंह ने मुंह मुंह बनाया। प्याज का भाव मालूम है? क्या? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। मैंने पूछा है, प्याज के भाव मालूम है? नहीं। 65 रुपए किलो बिक रही है, पड़ोसी बता रहा था। एक सूट सिलवाना हो तो 10,000 रुपए लग जाते हैं, वो पड़ोसी ही बता रहा था। ये भी बढ़िया जूते खरीदने जाओ तो 1800 से कम में कोई घास नहीं डालता। गलती से किसी रेस्टोरेंट में खाने को घुस जाओ तो साले 500 का बिल हाथ में टिका देते हैं। ये भी पड़ोसी बता रहा था। अब तो पकौड़े खाना भी मुहाल हो गया है। असली तेल के पकौड़े बहुत महंगे मिलते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है और तुम छोटी सी रकम की बात कर रहे हो। बड़ी रकम बोलो। तुम ही बोलो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। पहले तुम जोर लगाकर बोल लो, मैं उसके बाद ही बोलूंगा। 1 लाख। लगता है धनराज की तुम्हें खास जरूरत नहीं है, दलेर सिंह ने तीखे स्वर में कहा। 2 लाख? वरदान या लाल ही मुझे 5 लाख दे दें। लगता है तुम्हें सौदेबाजी नहीं करनी आती। ठीक है, 5 लाख ही सही। मैं कह रहा हूं 5 लाख तो वो दे दें। तुम कुछ बढ़ाकर बोलो। 6 लाख? ठीक है, काम ही चलेगा 6 लाख में। कहाँ है धनराज? देवराज चौहान ने पूछा। मैंने तुमसे 6 लाख ले लिए हैं जो पूछ रहे हो। जब भी चाहो ले लो। 6 लाख जैसी रकमें मैं हाथों हाथ नहीं ले सकता। दलेर सिंह पहली बार मुस्कुराया। पहले मुझे कोई गड्ढा खोदना होगा जहां इतने ज्यादा नोट रख सकूं। गड्ढा खोदकर तुमसे मिलूंगा। ये क्या बात हुई? मेरी बातें ऐसी होती हैं। इस बारे में आगे की बात बाद में होगी। बाद में कब? कहाँ? ऐसी ही किसी जगह पर, फिर टक्कर मारूंगा। लेकिन अब मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, वरना मैं लाल या वरदान से 10 लाख में सौदा तय कर लूंगा। कहने के साथ ही वो पलटा और आगे बढ़ गया। देवराज चौहान उलझन भरी हालत में दलेर सिंह को जाता देखता रहा। दलेर सिंह की बातों को वो ठीक तरह समझ नहीं पाया था। रकम तय करने के बाद उसका चले जाना और कहना कि फिर मिलेगा, क्या वो उसका ठिकाना जानता है या फिर उसका कोई साथी उस पर निगाह रख रहा होगा जो उनके बारे में दलेर सिंह को खबर देता रहेगा। दलेर सिंह नजरों से ओझल हो चुका था, भीड़ में खो चुका था। देवराज चौहान ने सोच भरे अंदाज में सिर को झटका दिया और पलट कर आगे बढ़ गया। अपनी कार के पास पहुंचा, आसपास देखते हुए दरवाजा खोलकर भीतर बैठा। फिर कार स्टार्ट करने जा ही रहा था कि एकाएक छिटका। फौरन गर्दन घुमाकर पीछे देखा। पीछे वाली सीट पर दलेर सिंह बैठा था। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। मेरा चेहरा पसंद नहीं आया तो उतर जाऊं? दलेर सिंह के होंठ खुले। बैठे रहो, इतने बदमजा भी नहीं हो। दलेर सिंह ने जेब से बीड़ी निकाली और हाथ आगे बढ़ाकर बोला, माचिस देना। देवराज चौहान ने माचिस उसे दी। दलेर सिंह ने सिगरेट सुलगाकर वापस कर दी। गड्ढा खोद लिया? देवराज चौहान ने पूछा। 6 लाख रखने के लिए? हाँ, तुम गड्ढा खोदने गए थे। याद है, मैंने गड्ढे की ही बात की थी। दलेर सिंह हौले से दलेर सिंह ने हौले से सिर हिलाया। नोट लाऊं? 6 लाख तैयार रखे हैं। अभी नहीं। क्यों?
गड्ढा तो खोद लिया है, लेकिन उसका ढक्कन अभी तैयार करना बाकी रह गया है। नोटों को खुला रखना ठीक नहीं है, जमाना खराब है। एक बात तो बताओ। क्या? समझ, धनराज तेरे को मिल गया तो तू मिलने पर उसका क्या करेगा? दलेर सिंह का स्वर शांत था। तुम्हें इससे क्या? मुझे इससे बहुत कुछ है। कम से कम मुझे मालूम तो होना चाहिए कि तू 6 लाख खर्च क्यों रहा है। इसलिए तो नहीं कर रहा होगा कि धनराज से मिलकर तेरे को उसकी पूजा पाठ करनी है। देवराज चौहान ने होठ सिकोड़कर उसे देखा। दलेर सिंह ने नई बीड़ी निकाली। माचिस देना। उसने माचिस लेकर दलेर सिंह की बुझी बीड़ी पुनः सुलगाई। मेरे ख्याल में तो तेरे को इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं धनराज का क्या करता हूं। तेरा मतलब है कि मैं तेरे को धनराज तक ले चलूं और तू उसकी खोपड़ी तोड़ दे, मैं पास खड़ा वाह वाह करता रहूं? नहीं भाई, ये तो सिरे से ही गलत काम हुआ। तेरे को अगर धनराज की जरूरत है तो मुझे बताना होगा कि तूने उसका करना क्या है। देवराज चौहान की नजरें उस पर टिकी रही। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। गड्ढे का ढक्कन तैयार हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका ऑर्डर कैंसिल करवाना पड़े। जल्दी से ठीक ठाक जवाब दो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और शांत भाव में बोला, धनराज ने एक लड़की का अपहरण किया है। तो लड़की का बाप और मेरी पहचान वाले पुलिस वाले को शक है कि उस लड़की को मैंने उठाया। अच्छा, फिर? उस लड़की को धनराज से वापस लेकर उसके बाप के हवाले करने करके मैंने ये साबित करना है कि ये काम मैंने नहीं किया। मैं अपनी जगह सच था और हूं। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। दलेर सिंह ने उसे घूरा। क्या? लड़की का बाप या पुलिस वाला कुछ भी सोचे, तेरे को इससे क्या? तेरा क्या बिगाड़ लेंगे? तू अपनी सफाई क्यों देता फिर रहा है? मजबूरी है, देनी पड़ रही है। देवराज चांद ने मुस्कुराकर कहा, मैं जो भी गैर कानूनी काम करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ। करने के बाद इनकार नहीं करता कि ये काम मैंने नहीं किया। पुलिस वाले के पास मेरी फाइल है और ये सब बातें मेरे रिकॉर्ड में दर्ज हैं। लेकिन उस पुलिस वाले को जाने क्यों इस बात का पूरा शक है कि लड़की को मैंने उठाया है, और जाने क्यों मान नहीं रहा। और मैं नहीं चाहता कि वो पुलिस वाला मेरी फाइल में ये बात दर्ज कर दे कि गैर कानूनी काम करने के बाद मैं उन्हें छिपाता हूँ, झूठा हूँ। मेरी फाइल में अगर ये बात दर्ज हो गई तो फिर ऐसे कई अपराध जो मैंने नहीं किए उन्हें भी मेरे साथ जोड़ देंगे कि वो भी मैंने किए हैं। जबकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे नाम के साथ वही बात जबकि मैं चाहता हूं कि मेरे नाम के साथ वही बात जुड़े जो मैंने की है। दलेर सिंह कुछ नहीं बोला। जो समझ में नहीं आ रहा वो भी पूछ लो। कुछ कुछ समझ में आ रहा है। दलेर सिंह ने हौले से सिर हिलाया। क्या? वो तुम नहीं समझोगे, दलेर सिंह बोला। तो तुम धनराज से मिलकर उस लड़की के बारे में पूछना चाहते हो? इसके अलावा तुम्हें धनराज से और कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं? नहीं। इसके अलावा अगर कुछ और तुमने करने की कोशिश, और कुछ नहीं होगा। एक बात याद रखो कि जहां धनराज है वहां तुम्हारी मर्जी जरा भी नहीं चल सकती। अगर तुमने जरा भी चालाकी की तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। दलेर सिंह ने दांत भींच कर कहा, मैंने धनराज से सिर्फ लड़की के बारे में जानना है। देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। दलेर सिंह बिना कुछ कहे कार का दरवाजा खोला, नीचे उतरने को हुआ। कहाँ चले? एकाएक देवराज चौहान ने पूछा। कहीं भी। तुम्हें क्या? धनराज के पास नहीं चलना क्या? अभी गड्ढे का ढक्कन तैयार नहीं हुआ है। कहने के साथ ही दलेर सिंह बाहर निकला, दरवाजा बंद किया और तेज तेज कदमों से चलता हुआ नजरों से ओझल हो गया। चेहरे पर सोच के भाव लिए कार में ही बैठा देवराज चौहान दलेर सिंह के इस रंग ढंग को समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर वो उसे धनराज तक पहुंचा सकता है तो अपना 6 लाख लेकर उसे धनराज तक पहुंचा दे।
इस तरह वक्त खपाने पर क्यों लगाए? अगला दृश्य। देवराज चौहान बार एंड रेस्टोरेंट पहुंचा। ठिठक कर हर तरफ निगाह मारी। इस वक्त वहां भीड़ नहीं थी। दो चार लोग ही बैठे थे। दोपहर बीत रही थी। देवराज चौहान आगे बढ़ा और बार काउंटर तक पहुंचा। वेलकम सर। बारमैन मुस्कुराया। क्या सेवा करूं? वरदान से मिलना है। देवराज चौहान ने उसके चेहरे पर नजर मारी। वरदान? मेरा मतलब है वरदान साहब इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते। बारमैन ने जल्दी से कहा। क्यों? वरदान साहब हर रोज इस वक्त आते हैं और शाम तक हिसाब वगैरह देखते हैं। उनसे शाम को ही मिला जा सकता है। वरदान से बोलो सुरेंद्र पाल आया है, उससे मिलने। मैंने बोला तो। जो मैंने बोला है सिर्फ वो सुनो, नहीं तो मुझे सीधा वरदान तक पहुंचना पड़ेगा। बारमैन उलझन भरी निगाहों से दो पल सोचता रहा, फिर इंटरकॉम उठाकर बात की। सर, कोई सुरेंद्र पाल साहब आपसे मिलना चाहते हैं। कौन सुरेंद्र पाल? वो कहते हैं वो आपको जानते हैं। मैं नहीं जानता। एक मिनट सर, बारमैन ने कहा और देवराज चौहान से बोला। सर, सुरेंद्र पाल को नहीं जानते। उन्हें कहो वो सुरेंद्र पाल जिसे धनराज की तलाश है। बारमैन ने फोन पर ये शब्द कहे। ओह, वो फिर आ गया। वरदान का उखड़ा सर कानों में पड़ा। तिवारी आया क्या? नहीं सर। ठीक है, उसे मेरे पास भेज दो। यस सर। बारमैन ने कहकर रिसीवर रखा और देवराज चौहान से बोला। आप भीतर जा सकते हैं। रास्ता? मुझे मालूम है रास्ता। वरदान ने माथे पर बल डालकर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान मुस्कुराया, आगे बढ़ा, कुर्सी पर बैठ गया। क्या है? वरदान उसे घूरता हुआ बोला। चाय पानी नहीं पूछोगे? नहीं। वरदान का सर कठमुर हो गया। क्यों आए हो यहाँ? बार रेस्टोरेंट के मालिक हो और कंजूस बहुत हो। देवराज चौहान लापरवाही से बोला। मेरा ये वक्त व्यस्त रहने का होता है। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि बेकार में किसी को सिर पर बिठाता फिरूं। सिर से उतारो, मैं चला जाता हूं। क्या मतलब? तुमने मुझे धनराज की तलाश के लिए मना किया था। वो तो मैं अब भी कर रहा हूं। वरदान ने चुपते स्वर में कहा। मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्यों मना कर रहे हो। जवाब दो। मैं जाता हूं। मैं तुम्हें बिना जवाब दिए भी भेज सकता हूं। कोशिश कर लो। वरदान ने कुर्सी के पीछे लगी बेल दबानी चाहिए कि देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर देखकर ठिठक गया। होंठ सख्ती से भिज गए। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, कहते हुए देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में रख ली। धमकी समझ लो। रिवॉल्वर दिखाना जरूरी था। कहीं बाद में कहते हैं कि रिवॉल्वर के बारे में तुम्हें पता नहीं था। तो मैं ये भी बता देता हूँ कि मेरा निशाना बहुत अच्छा है और गोली चलाने से मैं परहेज भी नहीं करता। वरदान देवराज चौहान को घूरता रहा। जवाब दो। धनराज की तलाश के लिए मुझे क्यों रोका? देवराज चौहान का स्वर बदल गया था। मैंने तुम्हें सलाह दी थी क्योंकि धनराज ठीक आदमी नहीं है। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। टालने की कोशिश मत करो। ठीक तरह जवाब दो। दांत भींचे वरदान ने पहलू बदला। रिसीवर मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया था कि जवाब देने में तुम नखरे ना करो। वापस इसलिए डाल लिया था कि हाथ में पकड़े रखने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन मैं उसे हाथ में ही पकड़े रहता तो ठीक ही रहता। रिवॉल्वर मेरे पास भी है। वरदान कड़वे स्वर में कह उठा। ठीक है, देखते हैं पहले कौन निकाल कर गोली चलाता है। हो जाओ शुरू। वरदान वैसे ही बैठा रहा। उसने कोई हरकत नहीं की।
कई पलों तक उनके बीच खामोशी रही। तो तुम अब भी धनराज को तलाश कर रहे हो? एकाएक वरदान बोला। हाँ। मिला? नहीं, लेकिन उसे तब तक तलाश करता रहूंगा जब तक वो मिल नहीं जाता। तुम्हें मिला? तो नहीं मिला। वरदान गहरी सांस लेकर बोला। तुम ढूंढ क्यों रहे हो उसे? तुम बताओ। मैं? वरदान सिर हिलाकर शांत स्वर में बोला। दरअसल उसने इस बार बहुत बड़ा हाथ मारा है। अपहरण करके फिरौती लेना उसका धंधा है। परंतु इस बार उसने गंगाराम मुल्तानी की बेटी सोनिया का अपहरण किया है। गंगाराम मुल्तानी अरबपति है। अपनी बेटी के लिए 25-50 करोड़ आसानी से दे देगा। मैं इसलिए धनराज को तलाश कर रहा था कि या तो उससे गंगाराम मुल्तानी की लड़की छीन लूं, या फिर इस फिरौती में धनराज मुझे हिस्सेदार बना ले। तुमने ये कैसे सोच लिया कि धनराज मान जाएगा? अपनी बात मनवाने के ढंग आते हैं मुझे, वरदान कड़वे स्वर में बोला। तो इसलिए तुम मुझे मना कर रहे थे कि मैं धनराज की तलाश छोड़ दूं? हाँ। देवराज चौहान वरदान को देखता रहा। तुम हो कौन? सुरेंद्र पाल। वो तो मुझे पता है, लेकिन तुम हो कौन? सुरेंद्र पाल। वरदान दांत भींचे देवराज चौहान को घूरने लगा। तुम और तुम्हारे आदमी धनराज को तलाश कर रहे हैं? देवराज चौहान बोला। वरदान ने बेहिचक सहमति में सिर हिलाया। क्या खबर मिली? कुछ नहीं। धनराज का या उस लड़की का कुछ पता नहीं। अजीब सी बात है कि अभी तक धनराज ने गंगाराम मुल्तानी से फिरौती का सौदा भी नहीं किया। उस लड़की को लेकर धनराज जाने कहाँ गायब हो गया। मुझे तो लगता है कि कहीं धनराज उस लड़की के साथ चक्कर में न पड़ गया हो। देवराज चौहान उसे घूरता रहा। धनराज के घर मालूम किया? एकाएक देवराज चौहान ने पूछा। हैरानी की बात है कि उसका घर किसी को भी मालूम नहीं। कोई नहीं जानता कि धनराज कहाँ है। शायद इस बारे में धनराज सतर्क रहता था कि उसका कोई पता ठिकाना न जाने। तुम्हें कुछ पता चला? नहीं। धनराज की चहेती से पूछा? शीतल खन्ना से? मतलब कि उससे मिल चुके हो? हाँ, वो खुद धनराज की तलाश में है। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। जा रहे हो? हाँ। जो पूछने आया था पूछ लिया। अब कोई फायदा नहीं हुआ? एकाएक वरदान मुस्कुराया। धनराज की तलाश जारी रखोगे? देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा और बाहर निकलता चला गया। देवराज चौहान कार में बैठा और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मन ही मन वो उलझन में था कि धनराज एकाएक लड़की को लेकर कहाँ गायब हो गया। हो सकता है अपने पीछे पड़े लोगों को देखकर खतरा भांपकर कहीं जा छिपा हो। ये बात और भी अजीब थी कि कोई भी उसके घर से वाकिफ नहीं था। मिल आए वरदान से? देवराज चौहान फौरन चौंका, फिर फौरन ही संभल गया। आवाज दलेर सिंह की थी, जो पीछे वाली सीट पर पसरा हुआ था। देवराज चौहान ने तसल्ली भरे अंदाज में कार को सड़क के किनारे रोक दिया। तो तुम वरदान को भी जानते हो? मैं इस वक्त हर उस इंसान को जानता हूं जिसे धनराज की तलाश है। दलेर सिंह ने बैठते हुए बीड़ी निकालकर होंठों से लगाई। माचिस देना। देवराज चौहान ने माचिस दी। दलेर सिंह ने बीड़ी सुलगाकर वापस लौटा दी। और तुम अपने बारे में नहीं बता रहे हो कि तुम कौन हो? देवराज चौहान ने उसे देखा। मैं वो हूं जो सबको धनराज तक पहुंचा सकता हूं। दलेर सिंह ने कश लिया। इस सिलसिले में मैं वरदान से भी मिला, उसे टटोला, लेकिन वो मुझे ठीक आदमी नहीं लगा। वो लाल धनराज की माशूका जिसका पल्लू पकड़े हुए है, वो तो पूरी तरह धोखेबाजी पर उतरी हुई है। मुझे तो उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि जगदीश लाल ने उसे गोली मार दी। गोली मार दी?
हाँ, जब तुम उसके घर से निकल कर गए थे, तब जगदीश लाल अपने आदमियों के साथ बाहर ही खड़ा था और कान लगाकर बातें सुन रहा था। मैंने तो सोचा था कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुम्हारे जाते ही उसने धनराज की माशुका को गोली मार दी। दलेर सिंह ने शांत स्वर में कहा। तो उस वक्त तुम वहां थे? बोला तो, मैं हर वक्त हर इंसान के पास हूं जिसे धनराज की तलाश है। मेरी छोड़ो। खैर, मैं लाल से भी मिला। वो तो मुझे किसी कुत्ते से कम नहीं लगा। दिलेर ने देवराज चौहान को देखा। बाकी बचे तुम थोड़े बहुत ठीक लगे हो। थोड़ा बहुत? देवराज चौहान मुस्कुराया। थोड़ा, बहुत से थोड़ा, थोड़े से ज्यादा। देवराज चौहान मुस्कुराया, बोला कुछ नहीं। वो दलेर सिंह को कहने देना चाहता था। तो सुरेंद्र पाल, ये बात पक्की रही कि तुम धनराज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे? हाँ। वायदे से पीछे हटे तो? ये बातें तुम कर चुके हो और मैं जवाब दे चुका हूं। दोबारा जवाब दे दो। क्या जाता है? मुझे धनराज से कोई वास्ता नहीं है। मैं सिर्फ वो लड़की चाहता हूं जिसका उसने अपहरण किया है। माना, अगर उसने लड़की का पता न बताया तो? बता देगा। मैं प्यार मोहब्बत से जान लूंगा। चिंता मत करो। उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नुकसान पहुंचाए तो सारी खता तुम्हारी। फिर हमारी कोई गलती नहीं होगी। देवराज चांद ने उसकी आंखों में झांका। मैं बार बार ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं कि वहां जहां धनराज है, तुम्हारी जरा सी भी गलती या ज्यादा समझदारी तुम्हारी जान ले सकती है। इसलिए जरा सीधे सीधे रहना। क्या मतलब? मतलब तो तुम्हें वहीं पहुंचकर पता चलेगा। वहीं कहाँ? जब पहुंच जाओगे मालूम हो जाएगा। मेरा ढक्कन तैयार हो गया है। 6 लाख का है। धनराज तक पहुंचने पर ही तुम्हें दूंगा। ये तो मैंने नहीं कहा अभी दो। कम से कम दिखा तो दो, ताकि मुझे इस बात का यकीन तो हो जाए कि मैं किसी कंगाल के धोखे में तो नहीं फंस रहा। जब चलोगे दिखा दूंगा। ये भी ठीक है। हम 3-4 घंटे बाद, यानी कि रात के 10 बजे के आसपास चलेंगे। ठीक यहीं पर तुम 10 बजे मिलना। कहने के साथ ही दलेर सिंह कार से निकला और आगे बढ़ गया। होंठ सिकोड़े देवराज चौहान उसे जाते देखता रहा। अगला दृश्य। देवराज चौहान बंगले पर पहुंचा तो जगमोहन नहीं मिला। टेबल पर मौजूद कागज मिला जिस पर लिखा था, कोई काम हाथ में आ जाने की वजह से 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं। बाकी वापस आने पर। देवराज चंद समझ गया कि जगमोहन ने ऐसा कोई काम हाथ में लिया है जिसमें तगड़ा पैसा है, वरना इस तरह आनन फानन वो किसी काम के लिए तैयार होने वाला नहीं है। देवराज चौहान ने कॉफी तैयार की और घूंट भरते हुए दलेर सिंह के बारे में सोचा कि दलेर सिंह उसके साथ कहां पर चालाकी कर रहा है, परंतु कहीं भी ऐसा न लगा कि दलेर सिंह उसके साथ कोई गड़बड़ कर रहा है। फिर उसका कहना कि वो उसे धनराज तक पहुंचा सकता है, तो ऐसे आदमी को छोड़ा भी नहीं जा सकता। यह देखना जरूरी था कि वो ठीक कह रहा है या गलत। लेकिन दलेर सिंह सावधानी से काम ले रहा था। बीच में जरूर कुछ है जो वो बता नहीं रहा। उसके मुताबिक उसने सबको चेक किया कि किसको धनराज तक ले जाए। मतलब कि उसने किसी ना किसी को तो धनराज तक ले जाना था। वो इसी काम के वास्ते भटक रहा है। क्यों वो किसी को धनराज तक ले जाना चाहता है? क्या अपने नोट खड़े करने के लिए, या धनराज ने उसे भेजा है कि किसी को वो लेकर आए? अगर ऐसा है तो क्यों? इसके आगे सोचना छोड़ दिया देवराज चौहान ने, क्योंकि वह महसूस कर रहा था कि इस तरह सोच सोचकर वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेगा। वक्त के साथ साथ आगे बढ़ने पर ही उसे मालूम हो सकेगा कि हकीकत में असल मामला क्या है। देवराज चौहान ने कार की आगे वाली सीट के नीचे खासतौर से बनवा रखे बॉक्स में नोटों की गड्डियां डाली
पीछे वाली सीट के नीचे मौजूद बॉक्स में 4-5 गनें डाल ली। कार की सीट को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि नीचे बॉक्स हो सकते हैं। वक्त देखा, अभी चलने में समय बाकी था।